हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास साइंस का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। तो चैप्टर है अपना सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, फाइबर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, या जिन्हें मैनमेड कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक क्या होता है, यूजुअली आपने घर पे देखा होगा कि सभी चीजें जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, चेयर है, क्रोकरी है, वो सब क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में आपको पता होगा। पॉलीमीन्स क्या होता है, बहुत, और मर मीन्स होता है यूनिट। यूनिट यानी इकाई, भाग। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है, लाइक दी सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर था, वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं उनमें सभी में सेम अरेंजमेंट नहीं होती, उनकी यूनिट्स की, उनके स्मॉल पार्ट्स की, जिससे कि लार्ज पार्ट्स में बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। इन सम इट इज लीनियर, यानी कुछ में ये लीनियर होते हैं यानी रेखीय होते हैं। वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक, यानी कुछ में ये लीनियर होते हैं और कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो देखिए, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों की इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो कुछ में यह तिर्यकबद्ध होती है। तिर्यकबद्ध यानी क्रॉस लिंक्ड होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, रेखीय है, एक ही रेखा में है, ये एक ही रेखा में बने हुए हैं। ये क्या है, यूनिट्स हैं। ये क्या है, यूनिट्स हैं, इकाई हैं, इकाई या भाग बोल सकते हैं इनको। और ये देखिए यहाँ पे जो बी पार्ट में दिया हुआ है हमें, ये बी पार्ट है, बी में क्या है, क्रॉस लिंक है, यानी ये इस साइड भी लिंक है और इस साइड भी लिंक है। तो ये क्या होगा, क्रॉस लिंक। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, चेयर, बाल्टी, ये डस्टबिन हो गया, ये क्या हो गए, बच्चों के खिलौने, ये बच्चों के खिलौने हो गए। ठीक है, ये सब देखे होंगे आपने। अब बात करते हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन क्या होता है, आपके घर में बाजार से हम या बाहर से कोई चीज लेके आते हैं तो वो लिफाफे में लेके आते हैं, पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं। तो एक्चुअली में वही ही पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पॉली प्लस एथीन, यानी कि किससे बना होता है वो, एक्चुअल में इथीन से। इथीन इथीन से बना होता है। पॉली मीन्स बहुत सारी, यानी कि पॉलीइथीन के जो यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी यूनिट बन के क्या बनाते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग जो हमने देखे होंगे, सामान लेके आते हैं। अब उसके बाद में हम प्लास्टिक के भाग के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक का पहला टाइप है, पहला टाइप कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक। पहला टाइप है थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बोतल, यानी कि जब भी हम गर्म बोतल में पानी डालते हैं तो वो क्या होती है, पिचक जाती है, यानी वो गर्म होके सिकुड़ जाती है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि जो इसकी संरचनाएं होती हैं वो टूट जाती है, सिकुड़ जाती हैं। Such plastic which gets deformed easily on heating and can bend easily are known as thermoplastic। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल है, आप उसमें ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। या हम बात करते हैं पॉलीथीन की,
पॉलीथीन बैग को अगर हम हल्की आंच के ऊपर डालेंगे तो वो भी इकट्ठा हो जाएगा, या प्लास्टिक की पाइपें होती हैं उनको हम गर्म करते हैं तो वो भी लूज हो जाती है या पिघल जाती है, वो सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। अब देखिए पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, यानी पीवीसी पाइप, पीवीसी का मतलब क्या होता है, पीवीसी, पीवीसी यानी पॉली, पी से पॉली, वी से विनाइल, विनाइल, सी से क्लोराइड होता है, क्लोराइड यानी पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप हैं। these are used to form these are used to for manufacturing toys, comb and various types of containers, यानी टॉयज खिलौने बनाने के लिए, कॉम्स कंघे, और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर यानी कुछ बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखिए ये क्या है, प्लास्टिक की टिफिन है या कुछ डब्बा बोल सकते हैं इसको। ये किससे बनी हुई है, थर्मोप्लास्टिक से। वायर है, वायर का जो ऊपर की कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक से। सम आर्टिकल मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि ये क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म करने पे उनकी आकृति चेंज हो जाती है, साइज शेप चेंज हो जाता है। वैसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, उनको क्या करते हैं, एक बार गर्म करने पर जैसे वो ढल जाते हैं, यानी जो शेप ले लेते हैं, दोबारा वो उस शेप में नहीं आते, चाहे उनको गर्म कर लो या कुछ भी कर लो, वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। तो देखिए सम प्लास्टिक्स विच व्हेन वी मोल्डेड वंस, यानी एक बार जिनको ढाल देते हैं। मोल्डेड का मतलब होता है जैसे कोई शेप ले ली हमने, ये ऐसे शेप ले ली, ठीक है, ये ले ली। अगर इसके अंदर हम प्लास्टिक गर्म करके जो लिक्विड है प्लास्टिक का वो इसके अंदर डाल देंगे तो वो इस शेप का ही बन जाएगा, इस शेप का बन जाएगा, और वो क्या है, निकालने के बाद दोबारा नहीं टूटेगा, शेप अपनी नहीं तोड़ेगा। तो वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, एक बार जिस शेप में डल जाएंगे उसी में रहेंगे। देखिए सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, यानी उनको गर्म करके दोबारा नहीं उसी शेप में ला सकते या उनको पिघला सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल बैकेलाइट और मेलामाइन, ये दो एग्जाम्पल हैं किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो चलिए बैकलाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। बैकलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एटसेट्रा, यानी बैकलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा खंबे के ऊपर जो जो इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं हम उनके ऊपर जैसे ये लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से वायर गुजरती है, जैसे ये है, ये गई, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का कुछ एलिमेंट लगा होता है, कुछ सब्सटेंस लगा होता है, वो क्या होता है, एक्चुअल में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होते हैं, या होते हैं अब्रक, अब्रक धातु होती है उनसे बने होते हैं, अब्रक धातु के भी बने होते हैं। मोस्टली जो हाई वोल्टेज लाइन होते हैं उन पे अब्रक के बने होते हैं, लेकिन लो वोल्टेज के लिए जैसे घरों में सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसके लिए हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक ही यूज करते हैं। अब आगे हम मेलामाइन की बात करें। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, यानी कि मेलामाइन एक बहुमुखी सामग्री है। बहुमुखी का मतलब होता है जिसके बहुत सारे गुण होते हैं, यानी वर्सेटाइल का मीनिंग होता है जिसके बहुत सारे गुण होते हैं। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, यानी कि यह आग को रोकता है और हीट को बहुत अच्छे से सह सकता है दूसरे प्लास्टिक के कंपेयर में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ये किस काम में आते हैं, फ्लोर टाइल यानी जमीन की जो टाइल्स लगती हैं वहां काम आता है। किचन वेयर, किचन के अंदर जो हार्डवेयर लगता है उसमें काम आते हैं। एंड फैब्रिक विच इज रेजिस्ट फायर, यानी फायर ब्रिगेड में
या फायर स्टेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जाना पड़ता है, जैसे कहीं आग लग जाती है तो वो इसी मटेरियल के यानी मेलामाइन के बने हुए कपड़े पहनते हैं जिससे कि उनको हीट महसूस ना हो। तो मेलामाइन एक बहुमुखी सामग्री है, यह आग को रोकता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, बर्तन व कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ये कपड़े कौन से हैं? जो फायरमैन पहनते हैं, फायर ब्रिगेड वाले। अब आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के गुणधर्म। तो पहला क्या गुणधर्म है प्लास्टिक का? वैसे काफी गुणधर्म है प्लास्टिक के, जैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट इसका, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव यानी प्लास्टिक क्या है? अनअभिक्रियाशील है, यानी कि किसी से अभिक्रिया नहीं करता। मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, यानी कि अगर हम आयरन लोहे की बात करें, उसे हम खुला छोड़ दें जहां पे क्या है? मॉइस्चर यानी नमी है और हवा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और मॉइस्चर है यानी नमी है, तो वहां पे क्या होगा? उसको रस्ट लग जाएगी। ये रस्टेड यानी जंग लग जाना, रस्टेड होता है जंग। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, यानी कि प्लास्टिक को अगर जहां मर्जी हम रखते, जितना मर्जी मोस्ट हो, एयर हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। दे आर नॉट कोल्डेड इजिली, वो इजिली संक्षारित नहीं होते यानी कि उनका क्षरण नहीं होता। That's why they are used to store various kinds of material including many chemicals, यानी कि इसी वजह से, यानी कि वो नॉन रिएक्टिव है, इसलिए काफ़ी जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए या डालने के लिए प्लास्टिक से बने हुए कंटेनर या बर्तन जो भी हैं यूज होते हैं। अब देखिए, लोहे जैसी धातुएं नमी और हवा के संपर्क में आने पर जंग खा जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक पानी और हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। वे आसानी से संक्षारित नहीं होते, यानी कि उनका संक्षारण नहीं होता, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इनका उपयोग कई रासायनिक सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे हमारी माता है जो वो क्या करते हैं? अचार को स्टोर करके रखते हैं, या तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में, डिब्बे में, या फिर वो कांच के डिब्बे में उनको रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नॉन रिएक्टिव हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। अब बात करते हैं प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के बारे में तो हमने पढ़ा अभी, जैसे थर्मोसेटिंग में हमने पढ़ा था मेलामाइन के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था बैकलाइट के बारे में। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उनके ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस होते हैं, उनके हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम कर रहे हैं तो हमें करंट ना लगे, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो क्या है? इंसुलेटर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। प्लास्टिक और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली की तारों का पर प्लास्टिक का आवरण होता है, यानी कि कवरिंग होती है। और स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस के हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हमने पढ़ा कि पुअर कंडक्टर कैसे हैं वो। अब आगे हम बात करते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है, यानी कि वो आसानी से गलते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं। तो देखिए, ए मटेरियल which is not easily decomposed by natural process is termed
नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल, यानी कि जो सामग्री क्या होती है, यानी जो मटेरियल है, जो प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है, उनके द्वारा वो उनका विघटन नहीं होता, यानी कि डिकम्पोज नहीं होते, गलते नहीं है। जैसे हम पत्तियों की बात करें कि पेड़ों की पत्तियां हैं, उनको अगर हम गड्ढे में डाल देंगे तो काफी थोड़े टाइम बाद वो क्या होते हैं, खाद के रूप में बदल जाते हैं, यानी कि वो डिग्रेडेबल है। जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा वो क्या है, डिकम्पोज हो गई है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो क्या है, डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से, इसलिए ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वह सामग्री जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होती, उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या बोलते हैं, अनिम्नीकरण कहा जाता है। अब हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वेस्ट है हमारे पास काफ़ी टाइप के, और उनको गलने में या डिग्रेड होने में टाइम कितना लगता है, और मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है या बायो नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि पदार्थ हैं जो, यानी वेस्ट है वो किस टाइप का है, और सेकंड में हम पढ़ेंगे कि उसको डिजेनरेट यानी डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, और थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल है। तो सबसे हम बात करते हैं पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्ड, यानी कि पिल्स ऑफ क्या होता है, छिलके होते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट के, और जो बचा हुआ खाना होता है वो, तो उसके डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते। ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद हम कागज़ की बात करते हैं। कागज़ जो हमारी कॉपी या बुक्स के अंदर होता है, उसको डिकम्पोज होने में 10 to 30 डेज यानी 10 से 30 दिन लगते हैं। यह भी बायोडिग्रेडेबल है, यानी जैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन क्लॉथ की। तो कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़े की बात करते हैं, तो ये कितने दिनों में डिकम्पोज होएगा, 2 to 5 months, यानी 2 से 5 महीने में। ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करते हैं हम लकड़ी की। लकड़ी कितने समय में डिग्रेडेबल होगी, ये वो लकड़ी है जैसे पेड़ होते हैं बड़े, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो ये है 10 to 15 years, यानी 10 से 15 साल लगते हैं लकड़ी को डिकम्पोज होने में। तो देखिए ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। और वुलन क्लॉथ्स यानी ऊनी वस्त्र, लगभग 1 वर्ष, यानी जो वुलन क्लॉथ्स हैं उनको कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, लगभग 1 वर्ष, और ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करते हैं हम कुछ धातुओं की बात करते हैं, जैसे टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस। जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक आती है आजकल कैन के अंदर, या एनर्जी ड्रिंक्स आती है, तो वो टिन टिन के बने होते हैं। तो उनकी बात हो रही है, जैसे धातुओं के टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे की बात करें हम, तो उनको डिकम्पोज होने में 100 to 500 ईयर्स लग जाएंगे, यानी 100 से 500 साल। ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि 100 से जो 500 साल का समय है वो बहुत ज़्यादा लंबा समय है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ये जो टाइम पीरियड है 100 to 500 ईयर्स, ये हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है, इसलिए ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब बात करें हम प्लास्टिक बैग्स की, प्लास्टिक थैलियों की, तो उसको डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि प्लास्टिक को अगर जलाएंगे तो भी ये डिकम्पोज नहीं होगा, अगर इसको मिट्टी में दबा देंगे तो भी ये डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, प्लास्टिक को हम नहीं वेस्ट कर सकते। अगर हम प्लास्टिक को जलाएं, जलाने पे जलाने पर क्या होगा, CO2, SO2 और NO ऐसी गैसें क्या है, रिलीज होगी। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड,
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यानी, और NO होगी नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है कि हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसी वजह से उनको जलाना नहीं चाहिए प्लास्टिक को, उनको डिकम्पोज ही करना चाहिए। लेकिन आजकल गवर्नमेंट क्या है कि रिसाइकल प्लास्टिक या रीयूज प्लास्टिक को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये रीयूज हो जाता है, लेकिन जो रीयूज या रिसाइकलेबल नहीं है उन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, यानी जहां तक हो सके हमें प्लास्टिक बैग का यूज बहुत ही कम करना चाहिए या नहीं के बराबर करना चाहिए। और प्लास्टिक बैग की जगह हमें क्या करना चाहिए कि जूट के बैग्स आते हैं वो घर से कैरी करके लेके जाने चाहिए हमें, और उनके अंदर ही सामान को लेके आने चाहिए, क्योंकि जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ पे बैन कर रही है, क्योंकि ये इन फ्यूचर एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करके जूट के जो बैग हैं उनको रखना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग ऑफ मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग। और आजकल गवर्नमेंट है जो कागज के बैग्स कैरी बैग्स आते हैं वो ज़्यादा मतलब अलाउ कर रही है, और उनके चार्जेस भी लगते हैं। आप बड़े मॉल में बड़ी शॉप पे या शोरूम पे जाओगे तो वो अपने ब्रांड की कैरी बैग देते हैं जिनका 5 से 10 15 20 रुपए तक चार्जेस लेते हैं, और वो क्या है पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। अब देखिए द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास देखिए एक तो पॉलीथीन का बैग है, एक है कॉटन बैग, या एक है कागज का बैग और एक है पॉलीथीन। उनको अगर कचरे में इकट्ठे डाल दिया तो वो क्या है एक साथ ही चला जाएगा, ना तो वो बायोडिग्रेडेबल हुआ ना नॉन डिग्रेडेबल हुआ। इसी के लिए हमें क्या है कि प्लास्टिक के बैग्स हैं उनको अलग डालना चाहिए कचरे के अंदर, और जो कागज के बैग हैं कैरी बैग हैं या कॉटन के हैं उनको अलग डालना चाहिए। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, इसलिए क्या है कि उनका आसानी से रिसाइकल किया जा सके। उनको रिसाइकल का मतलब होता है कि एक प्लास्टिक को फिर से यूज करने लायक बना देना। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो अधिकतर थर्मोप्लास्टिक क्या है रिसाइकल हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था, पॉलीथीन हो गया, और क्या हो गई खिलौने हो गए, बोटल्स हो गई, वो क्या है रिसाइकल। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो क्या होती है थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है, और मोस्टली उन पर क्या लिखा होता है रिसाइकल या रीयूज। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, however during recycling certain coloring agents are added, this limits its uses especially for storage of food। यानी कि जब इनको रिसाइकिल करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम कि कलर उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारे जैसे बोतल को रिसाइकिल किया है और रिसाइकिल करके हम कुछ और प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं तो वहां पे उनका कलर चेंज करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक को पुनर्चक्रित किया जाता है यानी रिसाइकिल किया जा सकता है। उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। आपको क्या करना है कि एक कॉपी पेन उठाना है और आपके आसपास जितने भी जो मटेरियल है जो क्या है रिसाइकल हो सकते हैं रीयूज हो सकते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। हालांकि पुनर्चक्रण के दौरान कुछ रंग एजेंट मिलाए जाते हैं। रंग एजेंट यानी कलरिंग एजेंट, यह विशेष रूप से भोजन के भंडारण के लिए इसका उपयोग को सीमित करता है। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है उनमें हमें खाना नहीं डालना चाहिए। अगर बात करें हम आप ऑफिस स्कूल आपके फादर ऑफिस जाते होंगे या स्कूल में कहीं जाते होंगे तो जो हम टिफिन यूज करते हैं
तो वो टिफिन प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। अगर प्लास्टिक के हों तो उसमें अगर हम गर्म खाना डालेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए जो खाने की चीजें हैं उनको स्टोर नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट 5R प्रिंसिपल। यहाँ पे 5R का प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो क्या है, जो देखिए क्या है। सबसे पहले है जो R है वो क्या है, सबसे पहले R है रिड्यूस यानी कम करना, दूसरा है रीयूज यानी उसको दोबारा यूज करना, थर्ड है रिसाइकल, फोर्थ है रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप दिस हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। यानी ये 5R का प्रिंसिपल अगर हम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो रूटीन बना हुआ है पॉलिथीन के लिए वो मे भी कम हो सकता है। तो देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। सबसे पहला क्या है, कम करें यानी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि पॉलिथीन का यूज कम करें। पुनः उपयोग करें यानी जो प्लास्टिक है उनको फिर से उपयोग करें। ये जैसे कि पॉलिथीन को हम घर ले आए हैं एक बार में, तो एक बार तो ठीक है आ गया वो, लेकिन फिर जब भी आप मार्केट में जाएं कुछ सामान लेने जाएं तो वही सेम पॉलिथीन बैग घर से लेके जाएं आप, ना कि वहां से नया पॉलिथीन बैग घर पे दोबारा लेके आए। फिर बात करते हैं पुनर्चक्रण के बारे में। यानी जब म्यूनसिपल की गाड़ी आती है, नगर पालिका की या जो भी है, गवर्नमेंट ने गाड़ियां लगाई हुई है कचरा उठाने के लिए, तो वहां पे अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं ब्लू कलर और ग्रीन कलर के, जिनमें अलग अलग प्लास्टिक के लिए अलग होता है और जो पिल्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं उनके लिए अलग बॉक्स होता है। तो वहां पे भी हमें ध्यान करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक कौन से डिब्बे में डालना है, और पुनः प्राप्त करें यानी रिसाइकल होने के बाद उन्हें दोबारा दोबारा हम बना सकते हैं। और फिफ्थ है अस्वीकार करें यानी प्लास्टिक को रिफ्यूज करें, उनको यूज करने से बचें। ऐसी आदतें विकसित करने से पर्यावरण के अनुकूल हों। यानी कि अगर ये 5R का सिद्धांत हम यूज करते हैं यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज का, तो उससे क्या होगा कि प्लास्टिक के जो या पॉलीथीन के जो हम बात करते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स की जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, वैसे नॉर्मली हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स बैग इन दी वाटर बॉडीज ऑन दी रोड। यानी कि जो अगर हम प्लास्टिक्स बैग हैं वो कहीं जलाशय में यानी वाटर बॉडीज यानी किसी तालाब में, झील में वहां डाल देते हैं या सड़क पे फेंक देते हैं, तो उनसे क्या नुकसान होता है कि जो आवारा पशु हैं, गाय या कुछ और पशु हैं, वो क्या है उनको निगल लेते हैं, जिनके कारण उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग व्हाइल गोइंग टू शॉपिंग। यानी जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ तो घर से जूट यानी जूट का या कॉटन बैग को लेके जाएं। अब लास्ट है एस ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स मटेरियल, एग्जांपल यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। अभी मैंने बताया जैसे कि हम टिफिन बॉक्स यूज करते हैं खाना डालने के लिए स्कूल कॉलेज या ऑफिस के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या है, प्लास्टिक के जो लंच बॉक्स होते हैं उनको रिफ्यूज करना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनकी जगह में स्टील लंच बॉक्स लेने चाहिए। क्योंकि जो हम खाना डालते हैं, गर्म खाना डालते हैं, उसके अंदर उससे क्या है, प्लास्टिक होता है जो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि गर्म खाना डालने से वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है, तो उसकी स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। प्लास्टिक सामग्री का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के बजाय स्टील के लंच बॉक्स का उपयोग करें। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो प्लास्टिक है हमारे लिए कितना हार्मफुल है,
और उसको यूज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए भी इसका रिसाइकिल करना है आगे या रीयूज़ करना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना चाहिए कि जब भी हम बाहर किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो घर से जूट या कॉटन का बैग हमें लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।